सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम रूपक है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताऊंगा मैं सबसे पहले मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बात कही है। क्या कही है? श्रुति और स्मृति को कभी भी कुतर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, ब्राह्मणों में, आरण्यक ग्रंथों में और उपनिषदों में जितने भी सनातन शास्त्र हैं, उनमें लिखी गई बातों पे कभी भी कुतर्क नहीं करना चाहिए। किसी भी स्थिति में, चाहे कैसी भी बात उसमें लिखी हो, उसका महिमा मंडन ही होना चाहिए। उसकी कभी भी अपने अंदर उसके बारे में निराशा का भाव उत्पन्न करके उसके ऊपर कभी भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। कुछ बार ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं जब धर्मशास्त्र को समझने में हमसे भूल हो जाती है, या फिर कई बार हम और आप या छोटे जो कोई भी जो व्यक्ति है, महान ज्ञानी व्यक्ति भी, कई बार वो उसे समझ नहीं सकता है। रामचरितमानस की ही बात है। माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से बात कही है कि हे भगवान लीलाधर श्री राम जी के चरित्र को समझना मेरे लिए बड़ा दुष्कर है, मैं इन्हें समझ नहीं सकती। सो आप मुझ पर कृपा करके ऐसे सरल शब्दों में ऐसे उन्होंने विनय किया है उनसे कि मुझे समझाइए, मुझे बताइए। यही स्थिति काकभूषुंडी जी को हुई थी, नारद जी को हुई थी, ब्रह्मा जी को हुई थी, सब याज्ञवल्क्य ऋषि को हुई थी, सबको हुआ था। सब एक दूसरे के पास गए हैं और सब भगवान के चरित्र को समझने में, भगवान के चरित्र का चिंतन करने में, उनके द्वारा किए गए लीलाओं का अध्ययन करने में और उनकी स्थिति को समझने में जब सब लोग असहाय महसूस किए हैं, तो अपने से श्रेष्ठ जन के पास जाकर के उसको समझने और जानने की कोशिश किया है। ना ये किया है कि ऐसा कैसे हो गया, समुद्र पर पुल कैसे बांध दिया, मंदिर इतना बढ़िया अलौकिक कैसे बन गया, राम जी ने ऐसा क्यों किया, भगवान कृष्ण ने ये क्यों कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतने वर्ष तक कैसे जीवित रह गए। इन सभी प्रश्नों पे बिल्कुल ही फुल स्टॉप लगा देना चाहिए और दिमाग में कभी भी इस तरीके के कुतर्कों का सामना अपने आप को नहीं करने देना चाहिए। इससे आपकी तर्क क्षमता कुंठित होती है। क्लियर है? आइए आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग। कार्तिक माह में इनका जन्म हुआ है। ये मीन लग्न की कुंडली पे, मीन लग्न की कुंडली बनी जो 12वें भाव की राशि है, पाद तल की राशि है और ये लग्न में बन गई। अब जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति दशम में, लग्न खाली है, दूसरे भाव में 1 नंबर की राशि बनी जिसके अधिपति मंगल दिग्बली हैं और ये इस कुंडली के लिए सर्वाधिक अच्छे ग्रह होते हैं। इस कुंडली में प्रधानतया मंगल मारक भाव के अधिपति हैं, पर फिर भी मारक भाव के रूप में उपस्थित होने के बाद भी मारकेश नहीं होंगे। प्रधान मारक के रूप में इस कुंडली में शनि बनेंगे। प्रधान मारक इस कुंडली में शनि को लगेगा, मारकेश बनेंगे वो। और दूसरे सहायक मारकेश के रूप में बुध बनेंगे। मतलब शनि और बुध की दशा इस कुंडली के लिए मारक ग्रह की दशा के रूप में होगी। सामान्यतः आप ये देख लेते हैं कि 7वें और 8वें, 12वें और दूसरे भाव के अधिपति मारक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो स्थिति प्रत्येक कुंडली पे अलग अलग निर्भर करती है। मारकेश की भी स्थिति प्रत्येक कुंडली पे अलग अलग निर्भर करती है। ये बात बहुत समझदारी वाली है। यहां पे जैसे बुध और शनि 2 प्रधान ग्रह इस कुंडली के मारक बने। प्रधान क्या थे? मतलब इस कुंडली के मारक भावों के रूप में उपस्थित थे। मंगल इस भाव के भी अधिपति होते हैं, पर इस कुंडली के लिए वो मारक नहीं होंगे क्योंकि दिग्बली है, लग्नेश के संग बैठे हैं दशम स्थान में, तो मारक वो नहीं होंगे। दूसरा, शनि जो 12वें भाव के अधिपति होने के साथ साथ 11वें भाव के भी अधिपति हैं, बैठे हैं 7 नंबर की राशि में, विषम संख्या की राशि में। इस वजह से वो अब जन्म कुंडली में अपनी गौण राशि का फल करेंगे, मतलब 11वें भाव का फल करेंगे। और 11वें भाव का फल वो ज्यादा करके अष्टम भाव में उच्च के होंगे, तो व्यक्ति की ज्योतिषीय क्षेत्रों में रुचि बढ़ाएंगे। पर इस विषय को अभी मैं आपको और भी थोड़ा बताऊंगा, फिर पंचांग पे लेके आऊंगा। दशम स्थान में मंगल का बैठना
इस कुंडली की सबसे अच्छी स्थिति में से एक होगी। कहा गया है, मैंने जैसे बात कही कि दशम स्थान में मंगल कुल दीपक योग बना देते हैं। इस कुंडली में दक्षिणायन में इनका जन्म होगा। इसका अर्थ होगा कि सूर्य इस कुंडली के लिए कमजोर हो जाएंगे। सूर्य कमजोर होंगे और अगर उनका नीच भंग नहीं होगा तो व्यक्ति की कुंडली में इस कुंडली का छठा भाव कमजोर होगा, जिसके कारण व्यक्ति के पाचन तंत्र को कमजोरी से देखा जा सकता है, या कई बार नाभि का क्षेत्र कमजोर हो सकता है। नौकरी आदि में छोटी मोटी परेशानियां सूर्य की दशा में देखी जा सकती हैं। सूर्य चूंकि नीच के हैं और वहां डिग्री में 15 डिग्री के हैं और शनि 24 डिग्री के हैं, सूर्य वहां अस्त करेंगे शनि को, और क्रमशः वहां बुध बैठे हैं 28 डिग्री के, तो बुध भी अस्त हो जाएंगे। 15 डिग्री के सूर्य शनि और बुध दोनों को अस्त करेंगे, पर चूंकि वो विकल ग्रह के द्वारा अपना अस्त या अपना जो है वो नीच भंग कर रहे हैं, इस कारण से सूर्य को हमें बलवान अवश्य ही बनाना होगा। नहीं तो कई बार पिता जो होते हैं वो जिद्दी, हठी या अपने मन का करने वाले हो जाते हैं, या कई बार पिता का स्वास्थ्य या व्यक्ति स्वयं भी अपने आत्मविश्वास को कभी कभी कमजोर देख लेता है। ऐसा 3-4 प्रभावों के कारण हो रहा है, क्योंकि दक्षिणायन में सूर्य कार्तिक माह में जन्म, 6वें भाव के अधिपति हुए, 8वें में बैठ गए, विपरीत राजयोग बना, और ग्रह अपने आप को नीच कर रहा है, पर यह विपरीत पराक मतलब बहुत अच्छा विपरीत राजयोग भी बनेगा, जिसके कारण व्यक्ति को सूर्य की दशा में दिक्कत भी होगी, और उसी दशा के बाद उसी दशा के अंतिम चरण में उसको फल भी प्राप्त होगा और वो आगे भी बढ़ेगा, मतलब वो पूर्ण रूपेण विजयी भी बनेगा। दशम भाव में बैठे हैं मंगल, जो भाग्य भाव के अधिपति हैं। भाग्ये से कर्म भावस्थे, श्लोक है, भाग्ये से कर्म भावस्थे। अगर भाग्य भाव का अधिपति दशम स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति जन पूजितः, विवेको जन पूजितः, नृपतुल्य हो जाता है। ईशतत् समः कहा गया है, ईशतत् समः, वो राजा के, ईश मतलब राजा, वो राजा के समान हो जाता है। भाग्य भाव का अधिपति अगर दशम में बैठ जाए तो व्यक्ति नृपतुल्य लोगों के ऊपर शासन करने वाला होता है और विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है। विवेकी होगा तो बुद्धिमान होगा और बुद्धिमान होगा तो विवेकी हो। दरअसल आप ये बात भी समझ सकते हैं कि यहां व्यक्ति सबकी चिंता करने वाला भी है, श्रद्धावान है, ज्ञानवान है, क्योंकि उच्च का शनि भी बैठा है ना, और बुध के साथ शनि बैठे हैं, सूर्य बुध शनि, तो अष्टम स्थान कम से कम व्यक्ति को ये बता रहा है कि आपको और भी ज्यादा एक्टिव होकर के धार्मिक कृत्य करने हैं, और धार्मिक कृत्य करने के बाद आपकी कुंडली में ऐसे योग बनेंगे, चूंकि बुध यहां बैठे हैं उच्च के शनि के साथ, तो व्यक्ति की धार्मिकता, व्यक्ति की तार्किकता, गहन अध्ययन करने की चिंता में हमेशा रहने वाला, हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेहनत करने वाला, और सबके साथ अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित करने वाला होता है। जैसे को तैसा, ऐसा वो कमजोर नहीं होता, श्रेष्ठ होता है, और कुल दीपक योग बनेगा। भाग्य भाव के अधिपति दशम में, गुरु के संग लग्नेश का बैठना दशम स्थान में, यह लक्ष्मी योग स्वयं है। यहां गुरु मंगल का शिक्षकीय योग, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, और मंगल का जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखना, इस भाव के अधिपति बुध के साथ, ध्यान से समझिए कुंडली कितनी अच्छी बनी है, मंगल का भाग्येश होकर के दशम स्थान में बैठ करके चतुर्थ को देखना, यह बहुत अच्छी बात हो गई। और चतुर्थ स्थान के अधिपति बुध अष्टम में बैठ गए उच्च के शनि के साथ, सूर्य का नीच भंग कर रहे हैं शनि, पर शनि स्वयं को भी थोड़ा परेशान और बुध थोड़ा स्वयं को भी परेशान करेंगे। इस वजह से व्यक्ति उस तरीके का ज्ञान तो अर्जित नहीं कर पाता, पर हाँ उतनी जानकारी अवश्य ले लेता है किसी भी क्षेत्र का जितनी उसको आवश्यकता है, ये पक्की बात है। यहाँ शुक्र, यहाँ चतुर्थ भाव के अधिपति का 6वें में 8वें में जाना, कई बार इसे कुहू योग कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को अपने पुत्रों के साथ, अपने दाम्पत्य को और अपने पिता माता के साथ संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के योग से जाना होगा, क्योंकि शत्रु की दृष्टि से पंचम भाव को शनि की दृष्टि पड़ेगी। मारकेश होंगे शनि, जहां जहां देखेंगे वहां वहां मारेंगे। तो पहली दृष्टि उनकी शत्रु के घर पे शत्रु को देख रही है, दोनों ही अच्छे नहीं है। इस वजह से धन को परेशान करेंगे, व्यय को परेशान करते हैं, क्योंकि धन और व्यय दोनों के, धन के अधिपति को, धन के कारक को और व्यय के अधिपति के द्वारा देखा जा रहा है। विपरीत परिस्थिति शनि भी बना रहे हैं,
पर सूर्य की विपरीत परिस्थिति ज्यादा फलदायक होगी, शनि वाली थोड़ी कम होगी। पर शनि और बुध दोनों मार्केश होंगे तो किसकी दशा ज्यादा परेशान करेगी? इसका उत्तर दो। इसका उत्तर है कि व्यक्ति की कुंडली में शनि और बुध जब मार्केश बनेंगे तो इस कुंडली के लिए जो प्रोफर है, इसमें बुध की दशा ज्यादा अच्छी रहेगी शनि के बनिस्पत। मतलब दशाओं में सूर्य अच्छे, बुध अच्छे, तदुपरांत शनि अच्छे होंगे तीसरे नंबर पे। मतलब इनकी दशा प्राप्त होने के मामले में शनि की दशा थोड़ी कमजोर होगी बुध के मुकाबले। बुध अच्छे परिणाम देंगे, रिसर्च, ज्ञान, यश, साहस, तार्किकता, कंप्यूटराइज जानकारी, तकनीक की समझ और कंसेप्चुअल प्रैक्टिस करना। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है और व्यक्ति अनुशासित है और साथ ही साथ पंक्चुअल भी है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ अच्छी नहीं जा रही है, इस वजह से शनि की दशा में कर्म क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेने में घबराहट नहीं रखनी चाहिए। दूसरे भाव पे शनि की जो उच्च दृष्टि के बाद नीच की दृष्टि पड़ेगी, पर वहाँ सूर्य और बुध की है दृष्टि। इस वजह से व्यक्ति में बुद्धिमत्ता रहेगी, तार्किकता रहेगी, संबंध अच्छे रहेंगे, वो सास ससुर के साथ उसके संबंध अच्छे रहेंगे, सबके साथ उसके संबंध अच्छे रहेंगे, सत्य बोलने वाला होगा, गंभीर होगा और चिंतन करने वाला होगा। पक्की बात है, एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं होगा। और शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे कई बार व्यक्ति को रिकॉग्निशन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये जो चीजें हैं ये कई बार थोड़ी कमजोर जा सकती हैं। इस वजह से हमें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, बहुत जल्दी घबराहट में नहीं जाना चाहिए। धन भाव के अधिपति का दशम में जाना दशमेश के साथ ये बहुत अच्छा है। और धन भाव के कारक का धन भाव को देखना, धनेश के साथ गुरु का जो धन का कारक होता है, धन के अधिपति और धन के कारक, और अपने भाव से 10 घर आगे 9 घर आगे ग्रह का बैठना इस व्यक्ति की कुंडली के दशम स्थान को बहुत ही ज्यादा बलशाली और श्रेष्ठ बना रहे हैं। गुरु और मंगल इस कुंडली के लिए अच्छे भावों के अधिपति और अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। क्लियर है? मीन लग्न की कुंडली के लिए जो वस्तुतः द्विस्वाभाविक राशि है, जल तत्व की राशि है और गुरु की ये गौण राशि है, इस कुंडली के पूर्व दिशा के लिए पूर्व दिशा बहुत अच्छी होती है। गुरुवार का दिन बहुत अच्छा होता है। इस कुंडली के लिए अंक 3 बहुत अच्छा होता है। गुरु की दृष्टि धन भाव पे, चतुर्थ पे और छठवें भाव पे बहुत अच्छी रहेगी। हर जगह गुरु की दृष्टि अच्छी होगी। शनि का संबंध मंगल से बनेगा और बुध से बन रहा है। शनि ने मंगल को देखा है, ध्यान से समझिए। शनि इस भाव के अधिपति के साथ बैठे और शनि ने मंगल को देख लिया और मंगल ने चतुर्थ को देख लिया। चतुर्थ भाव के अधिपति शनि से संबद्ध हो गए। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति चल अचल संपत्ति वाला और चौपाया सुख भोगता है। घर, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, ये पूछने के प्रश्न नहीं होते। कई बार लोग ज्योतिषी के पास, मैंने ये बात कुछ दिन पहले भी कार्यक्रम में कही थी कि ज्योतिष और ज्योतिष जैसे क्षेत्र का बंटाधार तब से आरंभ हो गया जब लोग ज्योतिषियों के पास जाकर के ये पूछने लगे, पंडित जी धन कितना है? ऐसा लगता है जैसे धन आ जाएगा तो वो किसी भी बीमारी से, किसी भी परिस्थिति से लड़ के उठ जाएंगे। कल परसों की बात है, मेरे पास परसों दिन शाम को पाकिस्तान से एक कुंडली आई। पाकिस्तान में थड्डा जगह है सिंध प्रांत में। उनकी माता जी 92-93 वर्ष की हो गई हैं, अब मृत्यु के सन्निकट हैं। शनि राहु और भयंकर केतु का प्रभाव है। शनि राहु और राहु में, शनि में राहु, भयंकर कष्ट वाला कुंडली थी उनकी। उनकी बेटी ने मुझे कुंडली भेजी शाम के समय और उन्होंने कहा कि पंडित जी बचा लेते तो बड़ा बढ़िया रहता। मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ जो बचा लूँगा? बचा कैसे सकता हूँ? और मैं होता कौन हूँ बचाने वाला? और मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि मैं किसी के बारे में ऐसा आपने कहा कैसे मुझे? पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर उन्होंने कहा पंडित जी मेरी इकलौती माँ है। मैंने कहा सबके एक ही होते हैं। तो फिर कहा कि पंडित जी मैं इकलौती हूँ। मैंने कहा वो भी सब होता है, सब अकेले ही हैं। मैंने कहा आप इस शरीर को ध्यान से समझिए, आप लोगों के लिए भी ये मोह माया के जंजाल से मुक्त करने का कारण बन सकता है ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ। अब अपनी माता जी को आप 18 वर्ष की युवावस्था में बदल नहीं सकते। तो कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा अब आप उनको 5 वर्ष का भी बना नहीं सकते, आप उनको 60 साल का भी नहीं बना सकते। 92 वर्ष की हैं तो आप उनको 90 वर्ष के नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर जब जानते हैं कि नहीं कर सकते तो अपनी ऊर्जा क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा पंडित जी ऐसे ही छोड़ दें, तड़पते रहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो अपना भोग रही हैं, परमात्मा उन्हें अपने रास्ते पे बुला रहा है, उन्हें जाने दो।
आपके रोने के बाद उस मार्ग में रुकावट होगी और भगवान को कष्ट होगा। मैं अपनी ही चीज तो तुमसे ले रहा हूं, ये तुम्हारे कब से हो गए? भगवान ऐसा कहते हैं, मैं अपनी ही चीज तो तुमसे ले रहा हूं और अपनी ही चीज अपने पास से ही तो ले रहा हूं, ये तुम्हारे कब से हो गए? माता पिता इष्ट मित्र हित ज्ञान और वैराग्य, ये तुम्हारे कब से हो गए? मेरे ही द्वारा दिए गए ये सब साधन है जो तुम्हें मैं देता हूं। मैंने उनसे कहा कि अब इस अवस्था में जहां ये हैं, इनको वापस लाना मुश्किल है, पर हाँ, इनके निमित्त, इनके लिए आप निमित्त बन करके इनके लिए पुण्य का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये शरीर अब जीवित नहीं होगा। प्रत्येक पल ये मृत्यु के करीब जा रहा है, तो वो मृत्यु बिल्कुल ही सुखद हो, भगवान का नाम याद रहे, भगवान के लिए, ईश्वर के पास जाने में जो भगवान के द्वारा दिया गया कष्ट है, पूर्व जन्म के द्वारा जो व्यक्ति किया हुआ काम है वो इस जन्म में भुगत रहा है, तो कम से कम इस शरीर और इस शरीर के माध्यम से या किसी के निमित्त होकर के, किसी को निमित्त बना करके कुछ पुण्य का अर्जन हो जाए तो वो कर लीजिए। आप इनकी बेटी हैं, इनके नाम पे दान करना शुरू कर दीजिए, इनके हाथ से छुआ करके भगवान की पूजा शुरू करवा दीजिए। कुछ दान, गोदान वगैरह हो जाए, पुष्पदान हो जाए, आदि आदि जो भी दान होता है आप वो कर सकते हैं, ताकि इनका शरीर छूटे और जो कष्ट भुगत रही हैं वो कष्ट ना भोगें। तब उनको ये बात समझ में आएगी, ओहो ये बात है, मतलब अब हमें इन्हें बचाने के लिए कोशिश नहीं करना है कि फिर से 90 वर्ष की हो जाए, 92 वर्ष की हो जाए, 60 साल की हो जाए, 15 वर्ष की हो जाए, 2 साल की हो जाए, ऐसा आप कर नहीं सकते। तो अब आप अच्छे कृत्य के द्वारा, उनके पुनर्जन्म के द्वारा, पुनर्जन्म से प्राप्त पाप और पुण्य के खेल को खत्म करने के लिए मांगलिक और अच्छे कृत्य, धार्मिक कृत्य कर सकते हैं, पुण्य जनित कृत्य कर सकते हैं। ऐसा ही हमें करना चाहिए। तब उनकी बुद्धि खुली, मैंने कुछ साधन बताए, उन्होंने किया, और करना ही चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि हमें ऐसा, ये पता नहीं किस बात पे बोल रहा था, ट्रैक बदल गया, विषयांतर हो गया। पंचांग में ही हूं मैं। शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और वो जन्म कुंडली में अब शुभग्रह हैं। मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पे वो पंचम भाव के अधिपति हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, भाव बलवान होगा, धन भाव के अधिपति हैं, गुरु के संग बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे गुरुवार के जन्मे होने से व्यक्ति जो होता है बुद्धिमान, ज्ञानी और पूजित होता है, समाज के द्वारा श्रेष्ठ होता है, कथा कहने वाला होता है, वैरागी होता है और निपुण होता है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, गंड योग है, इस वजह से थोड़ी सी समस्या स्वास्थ्य में और कभी कभी परिस्थितियों में होती है। वैश्य वर्ण के हैं, राक्षस गण होगा, इस वजह से व्यक्ति तामसिक वृत्ति का भी हो सकता है। राजसिक और तामसिक दोनों का प्रभाव है। इसको हटा करके आप राजसिक और तामसिक को हटा करके जितना जल्दी हो सके श्रेष्ठ बनने के लिए सात्विक तत्वों से युक्त अपने आप को करिए। श्रेष्ठ भोजन, शुद्ध नियम जीवन, रुद्राक्ष और तुलसी के लिए प्याज लहसुन का त्याग और अच्छे लोगों से संपर्क। प्रत्येक गतिविधि में धर्म को पहचानने की ताकत विकसित करिए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, अच्छे लोगों से संपर्क रखिए, मंदिर का दर्शन, गाय की पूजा, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का सत्कार, बड़ों का आदर और धर्म ग्रंथों का ज्ञान, ये है तो किसी ज्योतिषी की कोई आवश्यकता नहीं है। नवमांश कुंडली में लग्न में शुक्र, बहुत सुंदर बढ़िया दाम्पत्य। यहाँ लग्न को सप्तम भाव को शुभकर्त्री, बहुत ज्यादा बढ़िया दाम्पत्य है। यहाँ राहु के संग सूर्य है, कभी कभी पत्नी कठोर बोल सकती हैं मंगल के प्रभाव के कारण, पर इस भाव का अधिपति चतुर्थ में मित्र की राशि में पत्नी से सुख है और बहुत अच्छा। केंद्र के 3 घर खाली हैं, इस वजह से पत्नी के कर्म क्षेत्र और करियर को और भी ज्यादा अगर बल देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, उनके पास इनका बल रहेगा। वो भी लक्ष्मी योग लगा करके बैठी हैं। दशमांशा कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति का लग्न में आना और भाग्य भाव में गुरु और शुक्र और राहु का बैठना, यहाँ पे शुक्र वर्गोत्तम और यहाँ शुक्र जो है वो 10 नंबर की राशि में, यहाँ शुक्र वृश्चिक राशि में, इससे ज्यादा अच्छे यहाँ पे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन का शुक्र बहुत अच्छा है। आपको एक बात और बताता हूं, अभी आप सबसे टफ टाइम से गुजर रहे हैं 2024 के सितंबर तक। इसके बाद शनि की दशा शुरू होगी, जो थोड़ी बहुत कष्ट, मैंने जैसे बताया, थोड़े बहुत कष्ट के साथ लाजवर धारण कर लेना चाहिए अभी ही, तत्काल। और ये आपकी कुंडली है। धन भाव इस कुंडली में ठीक है, धन को लेकर के दिक्कत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, अनुकूल हैं और प्रतिकूल नहीं है।
गुरु से चंद्रमा का ये जो दोष बना है, ये शकट योग, ये कई बार धन हानि कराता है और निर्णय गलत कराता है। जल्दबाजीपन से युक्त होकर के निर्णय कई बार लिवा देता है। शुक्र के साथ केतु का बैठना यहाँ पे भाग्य भंग योग लगा देता है। हालांकि मैं इसे खराब नहीं कहूंगा, गुरु और बुध का प्रभाव है, शनि और मंगल का प्रभाव है, तो भाग्य का सुख आधा मिल रहा है। इस वजह से भाग्योदय कई बार विलंब से होता है, कई बार भाग्य का सुख कमजोर मिलता है, पूर्वजों का आशीर्वाद, माता पिता का सुख, ये सब है, पर थोड़े सामान्यतया। ये बात आपकी इतनी है। लग्न में शुक्र बैठ रहे हैं, जो इस कुंडली के लिए अष्टमेश होते हैं और इस कुंडली के लिए पापी भाव के रूप में जाने जाते हैं। इस कुंडली के लिए शुक्र पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। बुध मारक, शनि मारक, शुक्र जन्म कुंडली में मारक बताया, चंद्रमा बहुत अच्छे, बुध की पहली दशा अच्छी रहेगी, बाद वाली दशा थोड़ी कमजोर हो सकती है। ये बात आपकी कुंडली में। नवमांश कुंडली में स्वग्रही मंगल बहुत अच्छे, दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति का और भी ज्यादा श्रेष्ठ लाभ, इस कुंडली में नवमांश बहुत अच्छा बना है। दशमांश कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, उसके आधार पर व्यक्ति को स्वयं का कारोबार भी किया जा सकता है, कर सकता है। मंगल और केतु का प्रभाव व्यक्ति को साहसिक, निडर और जुझारू बनाता है, खरी बोलने वाला और कभी भी सत्य का दामन थामने वाला ही होता है। चरित्रहीन नहीं है, चरित्रवान है। शनि और सूर्य का एक साथ बैठना कई बार व्यक्ति को सत्य बोलने के लिए हमेशा ही प्रेरित करता रहता है और कई बार समझौतावादी भी बना सकता है, पर वो एक सामान्य बात। अब आपको मैं इनकी कुंडली में इनके ग्रह के आधार पे फलों को बता देता हूं। जैसे सूर्य, इनकी कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं उसके आधार पर सूर्य का प्रभाव इनके लिए 100% अच्छे परिणाम देने वाला बनेगा। मैंने एक बहुत पहले कार्यक्रम, आप लोगों ने तो होरा कार्यक्रम देखा ही नहीं है, होरा वाला जो मैंने कार्यक्रम बनाया है होरा कुंडली पे, आप लोग उसे जाकर के अवश्य देखिए। इसमें सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो व्यक्ति की कुंडली में जिस स्थिति में रहेंगे उसमें बढ़िया परिणाम मिलेगा। सूर्य की दशा व्यक्ति की कुंडली से अच्छी जाएगी और अच्छे परिणाम देगी। चंद्रमा की जो स्थिति बनी है उसके आधार पे चंद्रमा आपकी कुंडली में जो परिणाम देंगे उसमें थोड़ी मशक्कत करवा सकते हैं अपनी दशा में, लेकिन निस्संदेह वो दशा भी आपकी कुंडली में सम्मानजनक ही रहेगी। बुध की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पे आपकी कुंडली में ये ग्रह थोड़ा कमजोर है डिग्री के हिसाब से, पर बुध का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए भी संतोषजनक रहेगा। मंगल की बात कर रहा था, मंगल की दशा भी आपकी कुंडली के लिए संतोषजनक है। इस कुंडली के लिए वो अच्छे हैं, इस वजह से मैं उसे संतुलित, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर फिर भी वो दिग्बली होने के कारण अपना प्रभाव देता रहेगा और आपकी कैपेसिटी बढ़ाता रहेगा, सकारात्मकता रहेगी। बुध का प्रभाव जैसी स्थिति में मैं देख रहा हूं उसके आधार पर चंचलता मत करिएगा बुध की दशा में। और इस कुंडली के लिए बुध मारक होते हैं, सहायक मारकेश के रूप में जाने जाते हैं। इस दशा काल में भाग्य का सुख तो मिलता रहेगा, पर अध्ययन भी करते रहिएगा। निर्णय लेने से पहले जिम्मेदार हो जाइएगा। जल्दबाजीपन से युक्त होकर के अपनी दिनचर्या मत खराब करिएगा। बुध की दशा में भौतिकीय सुख और दाम्पत्य का सुख बीतना अच्छा होता है और साथ ही साथ भौतिकीय अवस्था बलवान बनी रहेगी। ये बुध की दशा का परिणाम है। गुरु की दशा जो स्थिति में मैं देख रहा हूं उसके आधार पर ये ग्रह 100% परिणाम करेंगे और गुरु की दशा में भाग्य का लाभ मिलेगा, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, श्रेष्ठ लोगों की संपत्ति का लाभ मिलेगा, श्रेष्ठ जनों के संगति का भी लाभ मिलेगा। अच्छे जगह पे आपके धन के खर्च होने के अनुमान लगाए जाएंगे और श्रेष्ठ जन में से मित्रता बढ़ेगी। इस दशा काल में भी आपके पास आपके भाग्य के बल पे आपको धन आगमन के स्रोत बने रहेंगे और कम से कम रोग व्याधि और स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाते पीते रहेंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा गुरु की दशा में। शुक्र की दशा की जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर ये ग्रह 50% परिणाम करेंगे और शुक्र थोड़े कठिन जा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है। ये मुझे अपनी कुंडली भी जो मैं देख रहा हूं वहां से भी कई बार होता है, मैं पहले बोल चुका होता हूं, बाद में जब उसको क्लैरिफाई करता हूं जब कुंडली के अंतिम हिस्से में, तो बिल्कुल वही चीजें स्पष्टतया दिखती हैं। जैसे मैंने शुक्र के बारे में कहा था ये कुंडली के लिए कमजोर दशा रहेगी, वो मुझे यहां भी दिख रही है। तो शुक्र की दशा ऐसी है। शनि की स्थिति, राहु की स्थिति और केतु की स्थिति आपकी कुंडली के लिए थोड़ी कठिन जाएगी इस वजह से। पर इसमें भी मैं बात कर दूं तो शनि की दशा में कम से कम आपको कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा, जैसे आध्यात्मिक सुख मिलेगा, भाग्य का बल मिलेगा, चिरंतन सुख मिलेगा, प्रैक्टिकल होंगे, जीवन को समझने का भाव उत्पन्न होगा और एकाकी होंगे। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली के लिए मैंने दिन बताए, दिन गुरुवार का, अंक बताया 3, दिशा बताई उत्तर पूर्व और नक्षत्र बता देता हूं अनुराधा, विशाखा, स्वाति, धनिष्ठा, मृगशिरा, श्रवण, पुष्य, पुनर्वसु, हस्त,
ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। ये आपकी कुंडली है ऐसे। अब बताते हैं आपकी कुंडली में कुछ अच्छे धन योग। लग्नेश का दशम भाव में जाना धनवान योग है। धन भाव के अधिपति का धन के कारक के साथ दशम स्थान में बैठना महालक्ष्मी योग होगा। तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में तृतीय भाव को देखना भाई बहनों से सुख होता है, पर थोड़ी बहुत सामान्यतया, हालांकि वो आपको अनुभवी और नैसर्गिक रूप से अनुभवी बना रहे हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के अष्टम में जाना, इनकी दशा मैंने बताई अच्छी रहेगी। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम को देखना कई जगह से धन लाभ के योग बनाएंगे। चंद्रमा ठीक है, कुंडली अच्छी है। छठवें भाव के अधिपति विपरीत राजयोग, आरंभ में कमजोरी, बाद में चल करके विलक्षणता से व्यक्ति पार पा जाता है। सातवां भाव बताया। आठवां भाव जन्म कुंडली में उच्च के शनि, और यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो थोड़ी सी असामान्य बन रही है। इस वजह से शुक्र की दशा में कष्ट हो सकते हैं, जिससे भाग्य का सुख थोड़ा कम मिलता है, काम बिगड़ते हैं। उस समय दुर्गा जी की पूजा, देवी कवच का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, श्री हरि स्तोत्र का पाठ आदि करते रहना चाहिए। स्तोत्र पाठ का फल ज्यादा मिलता है। दशम स्थान से पहले नवम स्थान जन्म कुंडली में बहुत बढ़िया है, इसकी विवेचना मैं कर चुका हूं, वो राजा वाली बात। और दशम स्थान में जन्म कुंडली में ये बात यहाँ पे अच्छी बनी है, हंस योग बना है। एकादशवां भाव जब चंद्रमा घेर ले तो निश्चित रूप से एकादशवें भाव के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं, वो संपूर्ण सुखों के दाता होते हैं। दशम भाव को शुभ कर्तरी लगा है, घबराने की कोई बात करियर के मामले में कभी भी नहीं। इस कुंडली का करियर क्षेत्र सबसे बलवान है। ये आपकी कुंडली है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।